हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चरक सूत्र स्थान का तृतीय अध्याय, जिसका नाम है आर्गवदीय अध्याय। तो जो पहले दूसरे नंबर का चैप्टर पढ़ा था वो था अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, जिसे अंतः परिमार्जन भी बोला जाता है। उसी प्रकार जो तृतीय अध्याय है उसका अर्थ होता है आर्गवदीय, जिसे बोलते हैं वो है बहिर्परिमार्जन। बहिर्परिमार्जन जो द्रव्य हैं उनका वर्णन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं चरक सूत्र स्थान के अध्याय 11 में औसत 3 प्रकार की बताई गई हैं। कौन कौन सी? अंतः परिमार्जन, बहिर्परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। अंतः परिमार्जन का मतलब होता है जो औषधियाँ अंदर से बॉडी ऑर्गन के अंदर से शरीर की शुद्धि करती हैं वो अंतः परिमार्जन कहलाती हैं। जो बाहरी रूप से शरीर की शुद्धि करती हैं वो बहिर्परिमार्जन कहलाती हैं। और शस्त्र प्रणिधान का मतलब होता है जो व्याधियाँ या जिन व्याधियों का उपचार शस्त्र के द्वारा किया जाता है वो शस्त्र प्रणिधान कहलाती हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से बहिर्परिमार्जन लेप प्रलेप आदि का वर्णन अध्याय तृतीय में किया जा रहा है। कौन कौन से? जिसमें से जो 32 सिद्धतम चूर्ण हैं उनका वर्णन कहाँ पे किया गया है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 32 सिद्धतम चूर्ण हैं उनका रेफरेंस पूछा जाता है। तो उसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान का तृतीय अध्याय आर्गवदीय अध्याय। आर्गवदीय अध्याय इसलिए बोला गया है क्योंकि जो आर्गवद है या अमलता जिसे बोलते हैं वो इसका मुख्य घटक होता है, इसलिए इसका अध्याय का नाम आर्गवदीय पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें जितने भी जो श्लोक में जो लाइन अंडरलाइन किया गया है ना वो इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सिद्धतम 6 कुष्ठहर योग। कौन थे? सिद्धतम 6 जो कुष्ठहर योग हैं उनका वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो उनका जो वर्णन है वो किया गया है आर्गवदीय अध्याय चरक सूत्र स्थान के तृतीय अध्याय में। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं अमलतास या आर्गवद, चकवड़, करंज, अड़ूसा, गिलोय, मैनफल, हल्दी और दारू हल्दी, ये जो बताए गए हैं इनका जो प्रयोग होता है वो किस में किया जाता है? और गोपित्त का मतलब होता है गोरोचन के द्रव से भावित करके या गोरोचन से पीला वर्ण करके पुनः पीसकर सरसों का तेल मिलाकर चूर्ण करके घर्षण के लिए प्रदेह या लेप के लिए चिकित्सक वर्ग को इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें से जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि सिद्धतम 6 कुष्ठहर योग जो होते हैं उनका वर्णन किसमें कौन से अध्याय में किया गया है। और उसमें भी जो मुख्य घटक हैं वो हैं कौन कौन से? आर्गवद, अमलतास, चकवड़, एडगज जो होता है वो किसका पर्याय होता है? चकवड़ का पर्याय होता है। ठीक है। और अड़ूसा, गिलोय, मैनफल, हल्दी, दारू हल्दी और लोमस जो होता है वो किसका पर्याय होता है? कासीस जो होता है उसका पर्याय होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रलेप और प्रदेह में अंतर। तो जो लेप होते हैं, लेप कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के प्रलेप होता है एक, दूसरा होता है प्रदेह। तो जो प्रलेप होता है वह क्या होता है? पित्तज विकारों को दूर करने के लिए शीतल, पतले एवं सूख जाने वाले लेप को प्रलेप कहा जाता है। इसका अर्थ समझना कि जो जितनी भी जो पित्तज व्याधियाँ होती हैं उनमें शीतल, पतले और सूख जाने वाले लेप को प्रलेप कहा जाता है, जबकि इसके अपोजिट कफ वात विकारों को दूर करने के लिए जो मोटा, गरम और गीला लेप किया जाता है वह क्या कहलाता है? प्रदेह कहलाता है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो याद करके रखना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है उपयुक्त 6 जो 6 योग हैं वे सभी बात कफज कुष्ठों में, विशेषकर नाम निर्दिष्ट कुष्ठों में
अन्य कथित रोगों में लगाना चाहिए और गीला रहने पर ही उतार लेना चाहिए। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो है प्रलेप और प्रदेह, दो प्रकार के लेप बताए गए हैं, जिनमें से जो प्रलेप होता है वो पित्तज विकारों को दूर करने के लिए बनाया जाता है और शीतल होता है, पतले और सूख जाने वाला लेप होता है। जबकि जो प्रदेह होता है, प्रदेह वो कफ वातज विकारों में विकारों को दूर करने के लिए बनाया जाता है, मोटा होता है, मोटा लगाया जाता है, गर्म और गीला होता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रदेह कहलाता है। ये जो 6 योग बताए गए हैं, जो अपन ने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, सिद्धतम 6 कुष्ठहर योग, सिद्धतम 6 कुष्ठहर योग कितने बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं। और उनका रेफरेंस क्या है, चरक सूत्र स्थान का 3 अध्याय आरकवदीय अध्याय में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कुष्ठ आदि लेप। तो जो कुष्ठ आदि लेप होते हैं, कुष्ठ आदि लेप में जो कूट होता है, कुष्ठम हरिद्रे सुरतम पटोलम निम्बाश्वगंधे सुरदारु तिग्रु सरसपम तुम्ब उरुधान्यवन्यम चंडाम च चूर्णानि समानि कुर्यात् तैस्त्र तक्र पृष्ठे प्रथमं शरीरम तेलाक्तम उर्ध्वत इतु यतेत तेनाश्य कंडु पिड़का सकोटा कुष्ठानी सोफाश्च समम ब्रजंती। इसका अर्थ अपन समझ लेते हैं कि जो कुष्ठ होता है, कुष्ठ एक डिसीज का भी नाम होता है, और दूसरा कुष्ठ जो होता है वो कूट का पर्याय होता है। किसका पर्याय होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कुष्ठ होता है वो कूट का पर्याय होता है। ठीक है, कुष्ठ हारेश्व दारू हरिद्रा सुरसा, सुरसा जो होता है वो तुलसी का पर्याय होता है। क्या होता है, तुलसी का पर्याय होता है। पटोल निम्बाश्वगंधे, तो अश्वगंध और देवदारू, सुरदारू को क्या बोलते हैं, देवदारू। इनमें तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संस्कृत में जो वर्ड दिए गए हैं उनको अपन को हिंदी से भी याद रखना है। ठीक है, जैसे कि कुष्ठ जो होता है वो कूट होता है। ठीक है, सुरसा तुलसी का भेद होता है, पटोल पटोल ही है, निम्ब नीम होता है, अश्वगंधे क्या होता है, असगंध, और सुरदारू जो होता है, सुरदारू वो देवदारू बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, तिग्रू जो होता है उसको सहीजन बोलते हैं, सरसप को सरसों बोलते हैं, तुम्बरू है तेजबल। ठीक है, धान्य वन्य मतलब धनिया, वन्य मतलब होता है केवटी मोथा, चंडा जो होती है चोर पुष्पी को बोलते हैं। इन सभी औषधियों को समभाग यानी बराबर की मात्रा में लेकर चूर्ण करके उनकी तक्र जो होता है मट्ठा में पीस करके रख लें। बाद में शरीर पर सरसों के तेल से, पहले क्या करना है, सरसों के तेल से, बाद में अपने शरीर पर सरसों के तेल का अभ्यंग करने के बाद उपयुक्त उपटन को लगावें। इसके प्रयोग से क्या होता है, कंडू यानी होती है इचिंग, खुजली जो होती है वो, पिड़िका फुंसियाँ, कोंग शीतपित्त को बोलते हैं, अर्टिकेरिया भेद। ठीक है, और कुष्ठ शोथ जो होते हैं वो शांत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कुष्ठादि चूर्ण। तो इसमें जो कुष्ठादि चूर्ण होता है वो अपन को हिंदी में याद रखना है कि किस किस में दिया जाता है। तो कुष्ठादि जो चूर्ण होता है वो दिया जाता है दाद यानी होती है रिंगवॉर्म, खुजली, वही कंडू, और किटिप कुष्ठ जो होता है वो कुष्ठ का भेद होता है, पामा, स्कैबीज, और विचर्चिका यानी होता है एक्जिमा। ये इनमें क्या लगाया जाता है, कुष्ठादि चूर्ण लगाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें मनाशिला आदि तथा तुत्त आदि लेप। तो जो ये लेप होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं मनाशिलाले शिलाले मरीचानी तेलम आर्कम पया कुष्ठहरम प्रदेह। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं मनथिला, तो मैनथिला पिंड हरताल मरीचानी से मरीच, सेलम आर्कम। तो यहाँ पे जो तेल है ये एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है कि जो कुष्ठ में जो तेल है वो तेल यदि स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है तो वहाँ पे तेल का मतलब जो है वो सरसों लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, सरसों का तेल लिया जाएगा। और पय जो है मतलब मदार, अर्क का दूध, अर्क जो होता है वो किसका पर्याय होता है, मदार का पर्याय होता है। तो अर्क या मदार का दूध लिया जाता है। इन सबको पीसकर प्रदेह के रूप में
किसके रूप में? प्रदेह। तो समझ में आया, प्रदेह के रूप में दे रहे हैं। किसके रूप में? प्रदेह के रूप में। तो प्रदेह अपन ने ऊपर पढ़ा था, तो प्रदेह क्या था? उष्ण था, मोटा था और लेप के रूप में गीले रहने वाला था। ठीक है। नेक्स्ट, तो किसके रूप में? प्रदेह के रूप में कुष्ठ रोग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तूतिया बायबडंग मरीच कूट। यहाँ पे भी कूट आया, तो ये कुष्ठ जो है ना, ऊपर सेकंड लाइन में जो दिया गया है, कुष्ठम कुष्ठम लोद्रम चा तद्वत सम्मनाथला। तो जो कुष्ठ है, कुष्ठ किसका पर्याय होता है? कूट का पर्याय होता है। कूट, लोध और मेंथिल, इनको सरसों के तेल में मिलाकर प्रदेह के रूप में लगाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रसांजन आदि तथा करंज आदि लेप। तो जो रसांजन आदि जो होते हैं, रसांजन आदि लेप तथा करंज आदि लेप। रसांजन प्रपुनाड बीजम युक्तम कपित्तस्य रसेन लेपः। करंज बीज एडगजम सकुष्टम गोमूत्रपिष्टम च परम प्रदेय। इसका अर्थ होता है, हिंदी पढ़ते हैं अपन इसमें, जो रसवत चकवड़ के बीज, रसांजन जो होता है, रसांजन लेना है इसमें, और चकवड़ के बीज, और इन दोनों को समान भाग में लेकर कैत की पत्ती, कपित्त जो होता है वो किसका पर्याय होता है? कैत का पर्याय होता है। तो कैत की पत्ती के रस से पीस कर लेप करना है। किसका? कैत की जो पत्ती होती है, कैत की पत्ती के रस से पीस कर लेप करना चाहिए। ठीक है, हो गया। और जो नेक्स्ट है वो है करंज के बीज, चकवड़ के बीज कूट कर तीनों को समान भाग में मिलाकर बनाया जाता है, और समान भाग में लेकर गौमूत्र से पीसकर लेप करना चाहिए। किससे? गौमूत्र से पीसकर। ठीक है, गौमूत्र से पीसकर लेप करना चाहिए। उपयुक्त दोनों योग जो हैं वो कुष्ठ रोग में दिए जाते हैं। ये सही नहीं आया है इसमें, लेकिन दोनों ही किस में होते हैं? तो फिर से देख लेते हैं। करंज के बीज, चकवड़ के बीज और कूट। कौन सा? करंज के बीज, चकवड़ और कूट, इन तीनों को क्या करना है? समान भाग में लेकर गौमूत्र से पीसकर बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हरिद्र आदि लेप। तो जो अब इसका अपन श्लोक पढ़ते हैं। उभे हरिद्रे कूटजस्य बीजम करंज बीजम सुमन्हा प्रबलान त्वचम समध्याम हैमारकस्य लेपम तिलछारयुतम विद्यात्। अर्थात हरिद्रा आदि लेप। उभय हरिद्रे का मतलब होता है, इसमें हरिद्रा, हल्दी और दारू हल्दी दोनों को लिया जाता है। ठीक है। उभय हरिद्रा का मतलब होता है हल्दी और दारू हल्दी दोनों। इंद्रजे जो इंद्रजो कूटजस्य। ठीक है। उसके बाद है करंज के बीज। करंज जो होता है, करंज के बीज चमेली, सुमन प्रबलान, चमेली की पत्ती, त्वचम समध्या हैमारकश है। हैमार जो होता है वो किसका पर्याय होता है? कनेर का। तो कनेर जो होती है उसकी त्वचा, और समध्या मतलब होती है उसका मूल का काष्ठ भाग। मूल जो होता है ना, उसका काष्ठ भाग लिया जाता है, मूल का काष्ठ भाग। ठीक है, बीज का भाग। और तिलछार, इन सबको समान भाग में लेकर गौमूत्र से पीसकर लेप लगाने से कुष्ठ रोग शांत होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पाकयुक्त मनाशला आदि लेप। तो जो पाकयुक्त जो मनाशला आदि लेप होता है, उसमें क्या क्या मिलाते हैं? मनाशला। तो इसमें मेन कंटेंट क्या है? मनाशला है। ठीक है। उसके बाद है सालोमता। लोमस जो होता है वो कासीस को बोलते हैं। एडगज पहले भी देखा है अपन ने। एडगज जो होता है वो चकवड़ के बीज को बोलते हैं। और करंज इनको लेते हैं। और ग्रंथिश्च भोज मतलब होता है भोजपत्र की गांठें जो होती हैं उनको लेकर कनेर की जड़, इन सब का चूर्ण एक कर्ष होता है वो मिलाते हैं। इस प्रकार से अपन बनाते हैं। ठीक है। इसकी पूरी हिंदी याद नहीं रखना अपन को, केवल जो मेन जो कंटेंट है, जैसे कि पाकयुक्त मनाशला में एक मेन तो कंटेंट क्या हो गया? मनाशला खुद स्वयं है, और लोमस, कासीस, चकवड़ के बीज और करंज। ठीक है। अब है कि जो निकाले गए
तक पलाश के वृक्ष को जलाकर निकाले गए पलाश स्वरस में मंद मंद आग पर पकाते हैं। पलाश का जो स्वरस होता है उसमें मंद मंद आग पर पकाते हैं। जब पक कर इतना गाढ़ा हो जाए कि कलछी में लगने लगे तब उतार कर लेप लगाएं। तो जो लास्ट वाली लाइन है ना, कौन सी, दर्वी प्रलेपम प्रवदंती, मतलब होता है कलछी में लगने लगे। ठीक है, तब उस लेप का अपन क्या करते हैं, कुष्ठ रोग में उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो दिब्बू भैया जल्दी चलो।